देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे इससे पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया होगा आपने, 3 तक किए थे, हमने 4 डिस्कस कर रहे हैं। 4 में उन्होंने कहा है 3 रजिस्टर्स 2, 4 एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? तो भाई ये तो निकाल ही लोगे। कितना दिया था? 2, 4 एंड 5, ठीक है। तो भाई पहला पार्ट तो आपका आसानी से आ गया, 1/r नेट या इक्विवेलेंट, या नेट ना भी लिखो, जब सिंपल सर्किट है तो केवल r लिखो, ठीक है। तो 1/2 + 1/4 + 1/5, एलसीएम कितना आएगा? 20, 10 + 5 + 4 यानी 19/20। तो r आपका नेट या r इक्विवेलेंट कितना आया? 20/9, 19, ठीक। अब आगे देखो, अब इन्होंने सेकंड पार्ट कहा है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक। इसको कनेक्ट कर दिया कितने ईएमएफ से? इसको 20 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल दिया, तो टोटल करंट तो आई जाएगी, आई की वैल्यू, और इंडिविजुअल रजिस्टर्स में करंट भी पूछी गई है, तो I1, I2, I3 ले लो। और देखो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछते हैं, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे। तो इन क्वेश्चन पे सिंपल बहुत है, लेकिन इनको भी करो। सिंपल समझ में आ गए तो धीरे धीरे आप उससे थोड़ा बेटर, उससे थोड़ा डिफिकल्ट, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ग्रेजुअली बढ़ाओ। ये नहीं कि बस खोले पन्ना कोई सा भी क्वेश्चन करने बैठ गए कि हमें आना चाहिए, तो नहीं आएगा, प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है। इसलिए ग्रेजुअली आगे जाओ। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमने नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब सेकेंड पार्ट में आई निकाल लो पहले टोटल। तो आई कितनी आएगी? E/R + स्मॉल r, ये हमेशा लिखना होता है जब भी सेल लगा हुआ, नहीं तो अगर आपने E/R कर दिया, बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा जल्दबाजी में I = V/R लिखते हैं। जब सेल लगा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो करना और ईएमएफ को भी, तो ये 20 है अपॉन 20/19 और प्लस 0, तो ये आपका 19 एम्पियर करंट आ गया, ठीक। अब I1 निकालो, तो I1 कितनी हुई? देखो 20 वोल्ट बैटरी ये टर्मिनल पे आ गई, क्योंकि यहाँ प्लेन तार है, तो चाहे आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ या यहाँ, एक ही बात है। तो अब आप I हो गया आपका 20/2, 10 एम्पियर, ठीक। I2 आपका हो गया 20/4 यानी 5 एम्पियर, और I3 हुआ, ईएमएफ कितना था? 20, और रेजिस्टेंस टर्मिनल पे कितना है? 5, तो 4 एम्पियर हुआ। और सबसे आसान तरीका जोड़ के देख लो, सबको तीनों का समेशन करो तो 19 हो गया, तो टोटल करंट आपकी सिग्मा आई भी 19 आ गई। तो इसका मतलब जो टोटल आई होगी आपकी यानी वो करेक्ट है। ऐसे आप क्रॉस वैल्यू भी कर सकते हो। आगे चलने अगला क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन मैंने फिर जैसे नहीं करवाए, इसलिए नहीं करवाए कि ये अल्फा T1 T2 ये वाले क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, बहुत सालों से नहीं आए। एक आध कभी आ सकता है, आया हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन रेयर आए, क्योंकि इस चैप्टर में और क्वेश्चन ही इतने इंपॉर्टेंट हैं। पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन, इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उनके क्वेश्चन ज़्यादातर आए, ठीक है। इसलिए मैंने नहीं कराया था, इसमें 2 या 3 दिए तो यही कर लो, आप बहुत हो जाएंगे। अब इसमें एट रूम टेम्परेचर 27.0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, ठीक है। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Given that the temperature coefficient of the material of resistor is 1.7,
इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो इसमें मैंने कई फॉर्मूले आपको बताए थे, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए मैंने जो बताया था कि सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। देखो मिटाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 5। एक तो मैंने फॉर्मूला ये दिया था जनरल, यहाँ ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं। एक तो आपको बताया था RT = R0 1 + L/T। ये कब लगाओगे? जब 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस हो। दूसरा मैंने आपको बताया था अननोन टेम्परेचर T = अल्फा R2 - R1 अपॉन R1 इंटू T2 - T1। और टेम्परेचर सारे डिग्री सेल्सियस में लेने। ये मैं चेक कर लूँ। R2 - R1, ठीक। अब देखो क्या क्या गिवन है, पहले वो देखो। इन्होंने आपसे कहा है कि अ रूम टेम्परेचर ऑफ 27। तो 27 आपका क्या हुआ? T1 हुआ, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने कहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100। तो रूम टेम्परेचर पे हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस 100 है ओम। तो ये R1 ही तो हुआ, जिस टेम्परेचर पे दिया है वो हो गया। तो 27 रूम टेम्परेचर है, उस पे ये आपको 100 दिया। ठीक है, आपने लिख लिया। अब उन्होंने कहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117। अब R2 आपका कितना है? 117। और T2 आपसे पूछा है, और अल्फा कितना दिया है? 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब आप देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सेकंड वाला, क्योंकि R1 R2 दिए हैं, T1 और T2 पूछा है आपसे। T1 दिया, अल्फा दिया, तो केवल T2 अननोन है, तो रख के चलो सॉल्व करते हैं। देखो सब लोग, सिंस अल्फा = अब कैलकुलेशन तो देखो भाई आपको ही करनी पड़ेगी। और CBSE वाले भाई कैलकुलेटर की हैबिट बिल्कुल मत डालना, क्योंकि बोर्ड में जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी, जब न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाते हैं तो आपका टाइम उतना ही सेव रहेगा। ठीक है, तो T2 - T1, तो R2 आपका हुआ 117 माइनस R1 कितना हुआ? 100। R1 100 है, T2 आपको फाइंड आउट करना, और T1 कितना है? 27। और अल्फा आपको दिया था 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। इतना समझ में आ गया? अब इसको देखो सॉल्व करने का एक सेट पैटर्न है, उसको समझो। कभी भी इसको डिवाइड ऐसे मत कर देना 0.0000, बहुत गलत हो जाएगा। इसको 17 अपॉन 1 2 3 4 0 कर लो, और बल्कि डेसिमल भी हटा दो तो चलो 1 0 और बढ़ गया, हो गया 4 0। तो ये थे ही, एक आपका डेसिमल हटा। अब इसको माइनस करा तो ऊपर कितना आया? 17। नीचे आ गया आपका 100 इंटू T2 - 27। अब देखो 17 से 17 1 बार कट गया, 2 0 ये कट गए आपके, हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर आ गया, ये इधर, तो T2 - 27 ये आपका 1000 आया। तो T2 कितना आया? 1000 प्लस 27। ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है। चलो भाई देखते हैं कितना आ रहा है। 1027 डिग्री सेल्सियस। हाई तैयार, समझ लो। तो देख, आपको क्वेश्चन पढ़ के तो ये लग रहा होगा क्या कैलकुलेशन आएगी पता नहीं, है ना। और आप देखो 17 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, पावर आप नीचे ले आए। अब उसी को अगर आपने 0.00017 करते, बहुत मुश्किल होती, क्योंकि फिर आपके दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करता कि 17 से हम इसको काट सकते हैं।
और फिर आप डेसिमल हटाते, फिर आप कैंसिल करते, तो बहुत स्टेप्स अननेसेसरी बढ़ती हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे भी थोड़ा सा मेथड पे भी ध्यान दो कि कम टाइम में कम कैलकुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स होने जाए। आगे चलो अगला देखो, अगला पढ़ो अपने आप सब लोग पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 अ negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section area and its resistivity is measured to be 5 ohm per ohm. Resistance and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? रूम टेम्परेचर पे निकालना, ठीक है। लिखो, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर लो। चलो लिखो सब लोग, कर भी लिया होगा मुझे लग रहा। देखो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6। आज 6 में उन्होंने क्या कहा है, a negligibly small current is passed through a wire of length 15, लेंथ दी है उन्होंने 15 मीटर दी है। अच्छा, तो L आपका हो गया 15 मीटर, ठीक। आगे उन्होंने कहा है एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो कितना थिन वायर है, 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, बहुत थिन है। अब एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड टू बी रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, अब वो निकालना है। चलो भाई ये तो करो अपने आप ही, तो उधर ही क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, उधर तो नहीं होगा, पर फॉर्मूला तो सीधा सीधा लगेगा। क्या होता है, RA/L रखो वैल्यू। R आपका 5, एरिया 6 × 10⁻⁻7 अपॉन लेंथ 15, तो 5 3 जा 3 2 जा, तो रेजिस्टिविटी हो गई 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। बात समझ में आ गई, ये रेजिस्टिविटी होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, डायरेक्ट वाले एक आध इजी पेपर आए तो भले ही आ जाए, ये तो कम आ गए। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। A silver wire has a resistance 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब अल्फा, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। जब टेम्परेचर कोफिशिएंट कह दिया तो चाहे वो रेजिस्टेंस दें चाहे रेजिस्टिविटी दें, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट केवल एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, अल्फा, तो अल्फा आपको निकालना है, ठीक है। चलो वैल्यूज लिखो फिर मैं बताऊँ। देखो सब लोग क्वेश्चन नंबर 7, में क्या क्या गिवन है पहले वो लिखो। सबसे पहले तो उन्होंने दिया है a silver wire has a resistance 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius। इसका मतलब T1 20 कितना दिया था, 27.5 डिग्री सेल्सियस, और R1 कितना दिया इस पे टेम्परेचर, R1 उन्होंने दिया है 2.1 ओम। अब आपका T2 देखो कितना दिया है, 100 है शायद। T2 आपका दिया उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस, और इस पे रेजिस्टेंस दिया है
लिखना पड़ेगा 2.7 और अल्फा पूछा गया, ठीक, बस यही तो है। तो देखो अभी मैंने मिटा दिया, इधर फॉर्मूला लिखा था, अल्फा का क्या फॉर्मूला आता है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, वैल्यू रखो। तो R2 आपका है 2.7 माइनस R1 है 2.1, R1 2.1, टेम्परेचर कितने कितने हैं, T2 तो है 100 माइनस 27.5, स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पॉइंट ऊपर तो आ गया 0.6 और ये 2.1 माइनस करो कितना आया भाई 73.5 नहीं 72.5। अब डेसिमल 1 2 3, नीचे वाले 2 हटे ऊपर वाला 1, आपका आ गया 60/21 इंटू 725। अब इसको आप काट सकते थे, 15 से काटे, 15 4 जा और 15 2 जा 50, नहीं इससे मत काटो, अपने हिसाब से वही सॉल्व करना जिसको जैसा करना। 3 7 जा 3 से 20, अब 5 से काट लो, 5 4 जा, तो ये 4 अपॉन 0.00 करके आएगा आंसर, और ये आ रहा है 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। देखो आ रहा है कि नहीं, हाँ आ जाएगा, नहीं ये 4 टाइम्स नहीं जाएगा पूरा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो, मेरे ख्याल से 4 टाइम्स ही चला जाएगा, तो इनका इतना कम क्यों आ रहा है पॉइंट, और अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा तो 39 क्यों लिया, ये कैलकुलेशन मैंने गलत करी, 27.5 था और ये 100 और ये 2.1 T1 T2 माइनस T1 और ये R1 2.5 2.1 और ये हो गए दोनों, सॉल्व कर लेना, ठीक है, लिख लेना अपना। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पढ़ लो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा पढ़ो और नोट करो क्या क्या गिवन है, कोई बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो सिंपल वैल्यू रखने वाली है और कैलकुलेशन, अच्छा क्वेश्चन है वो ये वाला जो आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहना है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere, ठीक, यानी आपका क्वेश्चन में V दे दिया 230 वोल्ट और करंट इनिशियल कितनी दे दी, मैं I1 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि उन्होंने इनिशियल कहा है, इसका मतलब फाइनल भी आगे देंगे 3.2 रखती है। अब उन्होंने कहा है which settles after a few seconds to a steady value, यानी 230 वोल्ट से सप्लाई से जब आपने कनेक्ट किया एक हीटिंग कॉइल को नाइक्रोम के, तो उसकी स्टार्टिंग में करंट 3.2 एम्पियर थी, जो कि फ्यू सेकंड्स में सेटल हुई यानी कांस्टेंट हुई किस स्टडी वैल्यू पे 2.8 एम्पियर। तो ये आपका I2 हो गया, ये 2.8 एम्पियर और V दोनों के लिए ही सेम है ये, ठीक है, सप्लाई उसी से जुड़ी।
अब उन्होंने कहा है आपसे व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर, और इफ द रूम टेम्परेचर इज 27, तो देखो स्टडी टेम्परेचर पूछा उन्होंने और स्टडी करंट ये है 2.8 और स्टडी करंट I2 है, इसका मतलब भाई T2 पूछा गया है। तो फिर T1 कितना हुआ रूम टेम्परेचर, तो 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब अल्फा कितना है क्वेश्चन में, देखो अल्फा उन्होंने दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला अल्फा का तो भाई एक ही फॉर्मूला है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T2। अब आपको T2 निकालना है, तो पहले तो R1 R2 आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि नहीं। तो R1 R2 के लिए आपको I1 I2 गिवन है और V गिवन है, तो पहले R1 निकालो, यहाँ से निकालो। R1 हुआ आपका V अपॉन I1, अब V कितनी है 230 अपॉन 3.2 और R2 कितना है 230 अपॉन 2.8। तो भाई आपके ऊपर है, या तो डेसिमल हटा के पूरी कैलकुलेशन करो रेजिस्टेंस की कितने आएंगे। ठीक है, अब इन्होंने मेरे पास जो बुक है इसमें उन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया, उन्होंने क्या किया वैल्यू रखी, इसमें ऐसे रखी है R2 लिया उन्होंने 230 डेसिमल भी हटा दिया अपॉन 28। ठीक, माइनस ये डेसिमल हटाया ये 0 आ गया, इसी तरह इसका डेसिमल हटाया ये 0, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो पूरा नहीं जाएगा, तब भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो आपको कन्वीनियंस हो जिसमें आप उसको करना। और ये कितना था 2300 अपॉन 32। अब R1 आपका कितना है 2300 अपॉन 32 और टेम्परेचर आपका कितना है T2 तो आपको निकालना था और T1 27 और अल्फा कितना था, तो देखो मैंने अभी बताया था 1.7 है इंटू 10 टू पावर -4। ठीक, अब भाई देखो एलसीएम तो आपको ही लेना पड़ेगा, मेरी तो हिम्मत है नहीं कि एलसीएम लेके बस सॉल्व करो, ये तो आपका ही काम है, करो चलो। डेसिमल हटा लो और थोड़ा सा आसान बता दे रही हूँ, इसको आप 4 0 थे और एक डेसिमल का और लग गया तो 5 0। अब ऊपर आप एलसीएम लो, तो यहाँ कितना एलसीएम आएगा 28 और 32। तो ऊपर ये ज़्यादा बड़े लिख लिए मैंने, ब्रैकेट यहाँ छोटे लगा लो, डिवाइडेड बाय यहाँ कितना था 32 नहीं, यहाँ R1 लेना था 28 बटा, बड़े लिख लिए मैंने तो इसको ऐसे बता दिया, क्योंकि ये स्टेप क्लियर देखिए, बहुत छोटी लिखूंगी तो आपको दिखेगी नहीं। तो R1 आपका था 2300 अपॉन 28 और ब्रैकेट में T2 निकालना था और T1 था आपका 27। अब आपने एलसीएम ले लिया 28 इंटू, यही दोनों लो और तो कोई ऑप्शन नहीं, तो इधर आपका आएगा 32 इंटू 2300। ठीक, माइनस इधर आएगा 28 इंटू 2300। ठीक है, और यहाँ आ गया 2300 अपॉन 28 और अंदर आ गया T2 माइनस 27। तो देखो एक तो 28 कट गया, अब ऊपर वाले में से 2300 बाहर ले लो तो वो भी इससे कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखो मैं बता रही हूँ, टफ नहीं पड़ेगा आपको। 2300 कॉमन लो, अंदर आ गया 32 माइनस 28 डिवाइडेड बाय आपका आ गया 32 और नीचे 2300 इंटू T2 माइनस 27। तो भाई ये कट गया, ऊपर आपका बचा 4 को 32 से काट दो, 4 8 जा
नीचे आ गया T2 माइनस 27। तो देखो मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया, ये 32 था, 4 8 जा, तो ये आ गया 1/8 इंटू T2 माइनस 27। देखा, अब सिंप्लीफाई तो कितना इजी हो गया। अब सॉल्व करो, अब T2 वाले स्टेप को इधर लाओ। अब कर लोगे कि फिर करूँ? और सारे काम मुझसे कराओगे हैं। अब आपका आया 8 इंटू 17 इंटू T2 माइनस 27, और ये उधर जाके आपका हो गया 1 2 3 4 5। अब T2 माइनस 27, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, और इसमें इससे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करना, वो सॉरी डिवाइड निकालना, जो वैल्यू आए उसमें 27 ऐड कर देना। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें भाई उन्होंने ये डिवाइड करके इनका आ रहा है 840.2, ये आ रहा है 840.2। 8 से अगर आप देखो, हाँ लगभग इतना, थोड़ा सा कम आएगा। अब T2 आपको निकालना है तो भैया प्लस कर लेना, 840.2 प्लस 27, तो ये 867.2 डिग्री सेल्सियस। अब आप चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक हो तो अपने आप सही कर लेना, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया कि एलसीएम लेके आप इनको भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स लॉ का 9th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे।